दोस्तों नमस्कार। आज इस बात को आप ही तय कीजिए कि इस देश की पॉलिसी गलत है, यानी नीतियां गलत हैं, या फिर उन नीतियों को लागू करा पाने में सरकार सक्षम नहीं है। आज आप ही तय कीजिए कि इस देश में हर चीज पर पॉलिटिक्स हावी है या फिर चुनावी जीत के लिए ही सरकार जी रही है, उसकी गवर्नेंस चुनावी जीत के लिए ही काम कर रही है। यह आप ही तय कीजिए, क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस का विस्तार सरकार के लिए सबसे जरूरी काम है, या फिर इस देश में विचारधारा को बदलने की कवायद में सरकार लग चुकी है। यह दरअसल आप ही को तय करना है कि इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार दे पाने की स्थिति में पॉलिटिक्स क्यों आकर खड़ी हो गई है। यह आप ही को आज तय करना है कि इस देश में कॉरपोरेट का नेटवर्थ क्यों बढ़ जाता है और इस देश के भीतर में देश की इकोनॉमी डामाडोल होते हुए नेगेटिव में क्यों चली जाती है। यह आप ही तय कीजिए कि इस देश के भीतर में सत्ता केंद्रित गवर्नेंस क्यों हो चली है। यह आप ही तय कीजिए कि इस देश के भीतर में जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना थी वो झटके में किस तरीके से बाजारवाद और उदारवाद की गिरफ्त में आ चुकी है। यह भी आप ही तय कीजिए कि इस देश में क्या वाकई डेमोक्रेसी को टेक्नोलॉजी ने हड़प लिया है, या फिर इस देश में सारी परिस्थितियां धीरे धीरे सत्ता पर केंद्रित कुछ इस तरीके से होती चली गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चेक एंड बैलेंस की स्थितियां थी वह भी धीरे धीरे धराशायी हो गई। इन सारी परिस्थितियों के साथ एक बात और तय कीजिए, जब आजादी मिली उस वक्त भारत की स्थिति इस देश के भविष्य को लेकर क्या सोचती थी, और आज की तारीख में जब आजादी के 75 बरस मनाने को देश तैयार हो चला है, तब आने वाले भविष्य को लेकर सरकार कुछ सोचती भी है या नहीं सोचती है। ये सारे सवाल हम आपके सामने शुरू में ही रख रहे हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद आजादी के बाद यह पहला मौका है जब मौजूदा स्थिति इस देश में बेरोजगारी की इतनी विकट है कि सरकार पदों को भर पाने की स्थिति में नहीं है, सरकार नए पद सृजन कर पाने की स्थिति में नहीं है। अलग अलग विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर भरने के बाद जो भी वेतन देना पड़ेगा और जो लोग रिटायर होंगे उनको जो पेंशन देनी पड़ेगी, उसकी भी स्थिति सरकार के पास नहीं है। आज बेरोजगारी की जिस दहलीज पर भारत खड़ा है, दुनिया के कम से कम 16 देश ऐसे रहे, बेरोजगारी की इन परिस्थितियों के बाद उन देशों में रेवोल्यूशन हो गया, परिवर्तन हो गया, सत्ता पलट डाली गई। फ्रांसीसी क्रांति भी उनमें से एक थी, जब कहा गया था कि रोटी नहीं है तो फिर केक खाइए। शायद जश्न में डूबे हुए भारत के भीतर का अनूठा सच यही है, यहां पर बेरोजगारी जिस चरम अवस्था में है, उसमें बेरोजगारी दरअसल उस सिस्टम का हिस्सा बन गई है जिस सिस्टम के तहत इस देश में बेरोजगारी दूर करनी थी, रोजगार पैदा करने थे, देश को आगे बढ़ाने की परिस्थिति में लेकर जाना था, इस देश की भूख को खत्म करना था, और शायद आने वाले भविष्य को लेकर देश में जो नई पौध है, नई पीढ़ी है, वह इस देश को किस तरीके से अपने कांधे पर उठाकर और दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ाते चला जाए। ये सारी परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि देश बेरोजगार है, और बेरोजगारी की हालात आज जो हम लकीर खींचने जा रहे हैं, हो सकता है इस देश के भीतर में कोई भी जागृत नागरिक इस देश की सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा ये कहकर खटखटा दे कि आप सुओ मोटो की स्थिति में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार के मंत्रालयों के आंकड़े हैं, जो अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन CMIE के डाटा जो उसका कहता है, और इस देश में जो NCRB के डाटे हैं, ये सारे डाटा को जब मिलाइएगा और उसको लेकर जो अध्ययन हमारे सामने निकल कर आया है, वो बेहद चौंकाने वाला नहीं है, वो बेहद दर्दनाक है और त्रासदीदायक है। बात इस बात से शुरू हो सकती है कि वाकई 1 महीने पहले इस देश में जितनी बड़ी तादाद में रोजगार गए, बेरोजगारी बढ़ी, वो शायद इस बरस में सबसे ज्यादा रहे, लेकिन फिर भी इस बरस के बीते 8 महीनों में अगस्त का महीना एक त्रासदीदायक महीना क्यों रहा, और आजादी के बाद से 2014-15 के बाद से ही इस देश की परिस्थितियां क्यों बिगड़ती चली गई। क्या सबके केंद्र में सिर्फ एक ही बात है कि राजनीति सत्ता के केंद्र में है, चुनाव जीतना इस देश की पहली प्राथमिकता है,
ये सारे घटाक्षेप आप इसलिए समझने की कोशिश शुरू में कर लीजिएगा क्योंकि आज जो परिस्थितियां इस देश के सामने है उसको हमको लगता है कुछ आंकड़े आपको बताने होंगे जो शेड्यूल कास्ट की राजनीति करते हैं, जो ओबीसी की राजनीति करते हैं, जो अपर कास्ट की राजनीति करते हैं, जो इस देश में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं, जो इस देश में यह कहने से नहीं चूकते हैं कि पीएसयूज अगर घाटे में चल रहे हैं तो उन्हें प्राइवेट हाथों में देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वह सारे लोग आज सुन लें और समझ लें। इस देश की परिस्थितियां ये बताने के लिए काफी है कि अगले 5 से 10 बरस तक अगर यही स्थिति लगातार चलती चली गई तो फिर जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं कल उनके सामने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम नहीं होगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है जहां आपके लेकर जिम्मेदारी नौकरी देने वाले की कुछ भी नहीं होती है, यानी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। और रोजगार की जिक्र तो आप छोड़ डालिए क्योंकि इस देश के भीतर में बीते 7 बरस में पीएसयूज में जितनी रोजगार चले गए लगभग 6 लाख। इस देश के बैंकों में काम करने वाले जितने कर्मचारी थे उनकी तादाद में जितनी कमी आ गई तकरीबन 4.5 लाख। इस देश में जो रिक्त पद हैं तकरीबन 80 लाख, उसको भी नहीं भर पा रहे हैं। इस देश के भीतर में जो प्रवासी मजदूर थे, जो रिवर्स माइग्रेशन जिनको जिक्र किया जाता है दुनिया भर में, भारत में वो रिवर्स माइग्रेशन नहीं था बल्कि वह 2 जून की रोटी मुहैया हो जाए इसलिए शहर से गांव लौटने वाले मजदूर थे। और उनकी तादाद इस देश के भीतर में जिले से गांव लौटना हो, अपने राज्य की राजधानी से गांव लौटना हो या फिर अलग अलग महानगरों से लौटना हो, तकरीबन 12.5 करोड़, और उनके पास भी कोई काम नहीं। इस देश के भीतर में जो मनरेगा है जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में ग्रामीण इलाकों में काम देने का दावा सरकार करती है, उसका भी एवरेज अगर 2015 से 2021 तक निकालिएगा तो 25 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ एवरेज हम लोग काम दे पाते हैं 1,92,00,000 लोगों को, उससे ज्यादा नहीं दे पाते हैं। इस देश में जो इंडस्ट्री से जुड़े हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में 67% इसी दौर में काम से मुक्त हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। यह एक बड़ी छोटी सी फहरिस्त है। इस फहरिस्त के आगे हमको लगता है अब आप समझने की कोशिश कीजिए इस देश का हाल हो क्या गया है और इस देश में क्या वाकई कोई पॉलिसी काम नहीं कर पा रही है। खाली पड़े पद, अगर जो जातियों की राजनीति करते हैं पहले वो समझ लें। शेड्यूल कास्ट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्से में जो मोदी गवर्नमेंट के तहत चीजें आती हैं 14,361 पद खाली पड़े हैं। शेड्यूल ट्राइब के तहत 12,612 पद खाली पड़े हैं। और जो ओबीसी की राजनीति करते हैं वह सेंट्रल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है, तकरीबन 15,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। यानी इस राजनीति के दायरे में 42,000 पद सिर्फ मोदी सरकार को तुरंत भर देना चाहिए। रिक्त पद खड़े हैं, वहां पर वो सैंक्शन पद हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पढ़ाया जाता है वहां पर टीचिंग स्टाफ लगभग 13,071 पद खाली पड़े हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में लगभग 24,945 पद खाली पड़े हैं। यानी कुल मिला के 38,646 पद इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में खाली पड़े हैं। इस देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जो सैंक्शन पदों की संख्या है वो तकरीबन 40 लाख है और काम करने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 29,91,691 यानी 10,13,250 पद खाली पड़े हैं। यह एक स्थिति है सिर्फ उन खाली पदों की जो आज हमने जिक्र मोदी सरकार को जोड़कर कर रहे हैं। लेकिन इसके मातहत कुछ डॉक्यूमेंट्स हमको जो मिले सरकार के जरिए जो जारी किए जाते हैं वो चौंकाने वाले इसलिए है कि सरकार ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं देती है। बीते 7 बरस में जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो जरा ठहर जाएं, सोचना शुरू करें। बीते 7 बरस में इस देश में यूपीएससी ने 25,627 बच्चों को नौकरी दी है। इन 25,627 नौकरी की एवज में जो पाने वाले लोग थे और उनकी जो फहरिस्त थी वह तकरीबन इस देश में 8.5 करोड़ के लगभग थी, लेकिन दे पाए सिर्फ 25,000 को। इस देश में जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी है उसके जरिए जो बीते 7 बरस में इस काल में नौकरी दी गई उसकी संख्या है 2,14,601।
जिन्होंने स्टाफ सिलेक्शन के तहत 2014-15 से लेकर 2020-21 तक अप्लाई किया, उनकी संख्या इस 2,14,601 पदों से हटकर तकरीबन 12 करोड़ बच्चों की इस देश में है जो चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। यहीं से सवाल शुरू होता है कि इस देश में जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज काम कर रहे हैं उसमें कितनी बड़ी तादाद में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की स्थिति है और उसमें से जिनको काम दे दिया जाता है या जिनको नौकरी मिल जाती है उनको तादाद कितनी है। ये अलग अलग तरीके से, ये देश तो जातियों की राजनीति में सिमट गया है, तो हमको बात ना चाहते हुए भी राजनीतिक तौर पर करनी होगी। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोविड से पहले की एक परिस्थिति को समझ लीजिए। हम कोविड से पहले यानी फरवरी 2020 तक की स्थिति आपको बता रहे हैं। मई 2014 से फरवरी 2020 बरस दर बरस सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बच्चों ने इस देश में जो अप्लाई किया कि हमको नौकरी मिल जाए, उनकी संख्या थी 41,78,200, 41,78,000, और नौकरी दी गई सिर्फ 2,09,500 को, यानी 39,69,000 पद लो बच्चों को नौकरी नहीं मिल पाई। जो दलितों को लेकर राजनीति इस देश में करते हैं वो समझ जाएं, सचेत हो जाएं, या फिर वो राजनीति के हिस्से में कैसे आ गए यह भी हम बताने वाले हैं, क्योंकि शायद इस देश में आजादी के बाद से ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आई थी जिसका जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। ओबीसी ने 2014 से 2020 के बीच लगभग 62 लाख युवाओं ने, छात्रों ने कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई किया और सरकार सिर्फ 1,71,600 बच्चों को नौकरी दे पाई। यह राज्यों के दायरे में भी आता है, लेकिन सबको मिला के 60 लाख ओबीसी के छात्र डिग्रीधारी रजिस्टर्ड तौर पर, यानी वो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकार के जरिए मिल जाए, यह उसकी स्थिति है ओबीसी के भीतर में। दुनिया सबसे युवा देश के तौर पर भारत को देखती है और भारत में 12 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। इन 12 करोड़ युवाओं के भीतर में जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है आप चौंक जाएं कि ओबीसी की राजनीति करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी नेता हैं और इस देश में कराना चाहते हैं जनसंख्या गिनना चाहते हैं, वो यह कम से कम गिन लें कि कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी ओबीसी की है। लगभग 5 से 6 करोड़ के बीच में इतनी बड़ी तादाद युवाओं की ओबीसी की बेरोजगार पड़ी है। अपर कास्ट से जुड़े हुए युवाओं की बेरोजगारी की संख्या भी तकरीबन 3.5 करोड़ है और दलितों की तादाद भी 3 करोड़ के लगभग है। यह इस देश का अनूठा सच है। इस तरीके से इस देश में बेरोजगारी की गिनती क्यों नहीं होनी चाहिए, सेंसस बेरोजगारी को लेकर क्यों ना आना चाहिए, व्हाइट पेपर इसको लेकर क्यों नहीं आना चाहिए। और जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं तो राज्यों में नौकरी की कतार में जो डाटा रजिस्ट्रेशन नजर आता है 2014 के बाद से, सिर्फ और सिर्फ अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को जब पूरे देश का जोड़ना शुरू कीजिएगा तो 6 करोड़ 89 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। और जिनको नौकरी दे पाए उनकी तादाद, इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से निकले हुए बच्चों की तादाद सिर्फ 27 लाख। जश्न किस बात का मनाया जाए। घरों के भीतर मां बाप की मनस्थिति क्या होती है जब बेटा पढ़ाई के बाद नौकरी नहीं कर पा रहा हो, और उस बेटे की मनस्थिति क्या होती है जब वह पढ़ाई के बाद दिन कैसे काटे ये उसके सामने संकट मंडरा रहा हो। हमने इसकी भी एक स्थिति निकाली। इस देश में पॉलिटिक्स कुछ इस तरीके से हावी होती चली जा रही है कि एवरेज निकालिएगा तो इस देश में तकरीबन हर जिले में एक एवरेज है। ये एवरेज के तहत लगभग 1.25 से 2 लाख बच्चे जो हैं हर जिले में राजनीतिक दलों से जुड़ गए हैं। राजनीतिक दलों से जुड़ना यानी वक्त को जायर करना, यानी वक्त को बिताते हुए कुछ अपनी महत्ता को बरकरार रखना और इसी के जरिए नारे लगाना, राजनीतिक दलों की रैलियों में लोगों को जुगाड़ करना, पैसा बांटना, पैसा लेना, यही इस देश का एक अनूठा रोजगार है या एक अनूठा सच है जो दुनिया के किसी भी देश में आपको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन भारत में यह है। उत्तर प्रदेश के भीतर में तकरीबन 2 करोड़ 35 लाख युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और पार्टियों के झंडे उठाए हुए हैं, नारे लगाते हैं। वो जानते हैं कि किसी भी हालत में कोई काम उनको मिलने वाला नहीं है। बिहार के जो 38 जिले हैं
उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा 75 जिले हैं, जहां के हमने आपसे जिक्र किया 2.25 करोड़ लोगों युवाओं से ज्यादा बच्चे। बिहार के भीतर में ये 80 लाख युवा हैं जो पूरे तरीके से पॉलिटिकल हो गए हैं, नौकरी कहीं नहीं मिल रही है। मध्य प्रदेश के भीतर में इनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा की है, 52 डिस्ट्रिक्ट्स, एवरेज वहां का निकाला गया तो वह भी तकरीबन 2.25 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में निकल, 2.25 लाख से 2 लाख के बीच में निकल कर आ रहा है। इतनी बेरोजगारी कमोवेश हर जिले के भीतर है। क्या गांव, क्या पंचायत, चौखंबा राज तो संसद से लेकर पंचायत तक जाना था, लेकिन यहां तो बेरोजगारी का चौखंबा बेरोजगार स्थिति ऐसी है कि क्या पंचायत, क्या गांव और क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी और क्या शहर, हर जगह सिर्फ बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हुई है इतनी बड़ी तादाद में। और यह स्थिति अब लड़कियों के साथ भी आकर जुड़ गई है। लड़कियों के आंकड़े भी इस दौर में चौंकाने वाले हैं। बेटियों को पढ़ाने के लिए मां बाप सब कुछ झोंक देते हैं। सरकार ने भी नीतियां बना दी कि हम किसी भी तरीके से लड़कियों को पढ़ाना चाहेंगे। साइकिल दी गई बिहार में, कहीं वजीफा दिया गया, कहीं कुछ दिया गया, लेकिन काम देने की स्थिति में कोई नहीं है, किसी भी तरीके से नहीं। और इनकी तादाद, इन लड़कियों की तादाद इस देश के भीतर में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद में तकरीबन 2 करोड़ 22 लाख 222। यह स्थिति इस देश में रजिस्टर्ड बच्चियों के बेरोजगारों की स्थिति है। वो काम चाहती हैं, हम काम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे इकोनॉमी डामाडोल है। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा हो रहा है। बिहार इस मामले में शानदार है कि जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट, खास तौर से डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले बच्चे जो हैं, 100 बच्चे करते हैं तो उसमें सिर्फ 15 बच्चों को काम मिलता है, 85 बच्चों को काम नहीं मिल पाता है अगर वो डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स किए हुए हैं। दिल्ली पे कोई आपको गर्व नहीं होना चाहिए। दिल्ली की स्थिति जो खास तौर से जब आप देखना शुरू कीजिएगा, आजादी के बाद की परिस्थितियों को ले आइए, क्योंकि 2 बरस का डाटा बहुत खतरनाक है। बीते 2 बरस का, खासतौर से 2017-18 से लेकर 2020-21 तक, इस 2-3 साल के भीतर में इतना ज्यादा इजाफा हुआ है बेरोजगार का जो डराने वाला है। लेकिन ओवरऑल आंकड़े जब निकल कर आते हैं, जिसको अपने तौर पर एनएसएसओ बताता है, वो आंकड़ा इसलिए अच्छा लगता है या इसे डराता नहीं है तत्काल में, क्योंकि वह ओवरऑल होता है। पिछले 10-20 बरसों से जो पीजी किए हुए थे, जो डॉक्टरेट थे, जो ग्रेजुएट थे, उन सबको जोड़ते हुए देखता है कि कौन रोजगार करने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूरी कर रहा है, कौन कहां पर पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, कौन कहां पर चाय बेच रहा है, कौन कहां पर पकौड़े बना रहा है, कौन कहां पर मजदूरी कर रहा है, कौन कहां पर ईंट भट्टे में काम कर रहा है। उन तमाम लोगों को भी रोजगार की श्रेणी में एनएसएसओ जोड़ देता है, जो भारत सरकार का आंकड़ा देने वाला पूरा का पूरा विभाग है। लेकिन ओरिजिनली इस देश के भीतर में आपने जो पढ़ाई की, आपको रोजगार मिला कि नहीं मिला उस पढ़ाई के लिहाज से? आपने 8वीं पास की, आपने 10वीं पास की, आपने 12वीं पास की, आप ग्रेजुएट हो गए, आपने पीजी कर लिया, डिप्लोमा होल्डर हुए, आपने डॉक्टरेट कर ली। इस पूरे आंकड़े के तहत अभी तक का जो पूरा आंकड़ा दिल्ली का भी नजर आता है, वह पीजी किए हुए 16.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। लेकिन यह ओवरऑल है। हमको लगता है कि अब इसके दायरे में एक चीज समझ लीजिए कि जब आप मौजूदा वक्त में आते हैं, यह आंकड़ा तत्काल का है, यानी बीते 2 साल के भीतर में कितनी बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हो गए और कितना काम नहीं मिला। और दूसरी स्थिति बताती है कि ओवरऑल अगर आप 21वीं सदी का जिक्र करेंगे बीते 20 साल में, तो लगभग जो ग्रेजुएट थे वो 61 लाख युवाओं आपको बेरोजगार मिलेंगे। डिप्लोमाधारी तकरीबन 19,70,000 बेरोजगार मिलेंगे। पीजी किए हुए लगभग 15,30,000 आपको बेरोजगार मिलेंगे। 10th पास किए हुए लगभग 2.5 करोड़ बच्चे 10th और 12th पास किए हुए बेरोजगार मिलेंगे। यह आपके 21वीं सदी का आंकड़ा है। लेकिन जैसे ही आप आते हैं कि इस दौर में क्या हुआ, अगर ये परसेंटेज के लिहाज से आपको जो नेशनल एवरेज निकल कर आता है, जिसमें बताया जाता है कि बेरोजगारी का आलम लगभग 9% छू रहा है, लेकिन जैसे ही आप उसके आगे निकलते हैं तो आपके सामने एक सवाल आता है। इस देश में जो ग्रेजुएट है वो 65% बेरोजगारी पार कर चुका है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिग्रीधारी में ग्रेजुएट बच्चों का 65.9% है देश में। तो किसका मतलब है कि दुनिया के तमाम देशों में जहां परिवर्तन की परिस्थिति आ जाती है, लोगों के भीतर गुस्सा सड़क पर आ जाता है, वह परिस्थिति में वहां पर करीबन 20% होते होते स्थिति नाजुक हो जाती है।
भारत में 65%। लेकिन उन सब के लिए भारत की वह तमाम परिस्थितियां शॉक एब्जर्वर का काम पॉलिटिकल वे में करना शुरू करती है, जहां पर वह युवाओं को पॉलिटिक्स में खपाना शुरू करती है कि यही रोजगार है, यही जिंदगी है। लेकिन फिर भी बात आप यहां पर नहीं बनेगी। बात तो इससे बनेगी कि कितना परसेंट किस रूप में है। मौजूदा 2 बरस के भीतर में बीए में अगर 65.9% है, 12th पास बच्चे जो मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं, 48.9% बेरोजगारी की स्थिति में है। पीजी किए हुए लोगों के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है। जो पोस्ट ग्रेजुएट है, कहीं पढ़ाने का मौका मिल जाए, ट्यूशन मिल जाए तो कर लीजिए, कोई काम नहीं है। 10th पास बच्चों के सामने 39% के पास काम नहीं है। पहले ये इतना नहीं होता था, क्योंकि पहले इस देश में एक इकोनॉमी चल रही थी, प्रोडक्शन चल रहा था, काम हो रहा था। अब सब कुछ रुक गया तो उनके पास भी काम नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जुड़े हुए तकरीबन 18 करोड़ लोगों के पास काम नहीं है। इस देश के भीतर में गवर्नमेंट की पॉलिसी, जिसको हमने शुरुआत में कहा था तय कीजिए, पॉलिसी गलत था या इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है या पॉलिटिक्स हावी है। पॉलिटिक्स हावी है या चुनाव जीतना ही राष्ट्रीय कर्म हो गया है। चुनाव जीतना ही राष्ट्रीय कर्म है या चुनाव के केंद्र और सब के बीच इस देश का मतलब एक व्यक्ति हो गया है। ये तय खुद कीजिए आप, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, इस ढांचे में हमको लगता है एक चीज और समझिए। इस देश के प्रधानमंत्री के प्रचार पर सालाना खर्च 1000 करोड़ से ज्यादा का है। और इस देश के भीतर में रिसर्च, इनोवेशन, सोशल साइंस, टीचिंग, सबका खर्च अगर आप मिला लीजिएगा 1 साल का, तो भी वह 1000 करोड़ नहीं होता है। और यहां पे हर बरस 1000 करोड़ रुपए प्रचार का किया जा रहा है। वह मतलब यह हुआ, जैसे आप जोड़ेंगे, इस देश में रिसर्च और इनोवेशन पर सिर्फ 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं हर महीने, यानी 168 करोड़ बीते 7 बरस में खर्च किया गया। प्रचार पर खर्च हो गया 1000 करोड़ रुपए हर साल और 168 करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन पे खर्च हुआ। इस देश में साइंस पर जो खर्च होता है ओवरऑल, यह 300 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है। कल्पना कर रहे हैं हम कहां पर खड़े हैं और हम किन परिस्थितियों में बेरोजगारी को लेकर चिंतित हैं, या इस देश को लेकर चिंतित रहें, या इस देश के भविष्य को लेकर चिंतित रहें, या आने वाली पीढ़ी आने वाले वक्त में क्या करेगी इसको लेकर चिंतित हो जाएं, या कोई चिंता नहीं करे, जश्न मनाएं, जश्न में डूब जाए। यह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग तो सिर्फ आंकड़े देख पाते हैं कि भारत हंगर यानी भूख की दृष्टि से भी भारत दुनिया के 107 देशों में भारत का नंबर 94 है। इसीलिए हम लोग 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे देते हैं। इसीलिए हम लोग पढ़ाई के लिए मिड डे मील चलाते हैं। तकरीबन इस देश में 12 करोड़ बच्चे मिड डे मील पर पढ़ाई करते हैं। इस देश के लगभग 9 करोड़ किसानों को हम 6000 रुपए सम्मान निधि दे देते हैं। कमाल की परिस्थिति है। 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रचार में, और उसके बाद जोड़ते चले जाइए पॉलिसीज के तहत क्या स्थिति है। इस देश के भीतर का कंगाल और खोखला होना कैसे हो सकता है, यह सिर्फ इस परिकल्पना में कर लीजिए। बीते 7 बरस में इस देश के भीतर में जो बच्चे भारत को छोड़कर चले गए पढ़ाई के लिए, उसमें से कितने लौटे? जो छोड़कर चले गए और जो भारत में पढ़ने आते हैं, भारत में जो पढ़ने आते हैं वो थोड़ा दिमाग में रखिएगा। नेपाल से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, इथोपिया से आते हैं, भूटान से आते हैं, श्रीलंका से आते हैं। भारत की तुलना में जो और गरीब देश हैं वो भारत में एजुकेशन सिस्टम प्राप्त करने के लिए जरूर आते हैं। विकसित देशों से वो बच्चे आते हैं जो कि एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आते हैं। फिर भी बीते 7 बरस में जो उन बच्चों बाहर से पढ़ने भारत में आए, उनकी संख्या 7 साल में 2,71,593 थी। जो बाहर से बच्चे पढ़ने आए, भारत से जो बाहर बच्चे चले गए पढ़ने के लिए, उनकी संख्या 28,19,008 है। यह सरकारी आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। इस बरस मैक्सिमम बच्चे जो थे बाहर से आए, उनकी संख्या 50,000 थी। इस बरस मैक्सिमम बच्चे जो बाहर चले गए, उनकी संख्या 5 लाख से ज्यादा है। यह इकोनॉमी का कौन सा मॉडल है? और इस इकोनॉमी के तहत बीते 7 बरस में जितनी भी योजनाएं, चाहे वह आप स्वच्छ भारत की योजना हो, चाहे वह इस देश के भीतर में डिजिटल इंडिया हो, चाहे इस देश के भीतर में अलग अलग योजनाओं के तहत जब हमने देखना शुरू किया कि प्रधानमंत्री ने अपने मुख से कितनी योजनाओं का ऐलान किया है, तो जानकारी मिली कि 264 योजनाएं इस दौर में ऐलान की गई।
इन 264 योजनाओं के प्रचार पर जो खर्च किया गया, वो खर्च इस देश में इसी दौर में जो गवर्नेंस, जो इस देश की नौकरशाही और इस देश की पॉलिटिशियन, नौकरशाही को माइनस कर दीजिए, पॉलिटिशियंस पर जो खर्च होता है, चाहे वो पार्लियामेंट के भीतर बैठे हों, चाहे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हों, उन पे जितना भी खर्च हो गया, इस देश में चुनावों की प्रक्रिया जो होती है उस पर जितना खर्च हो गया बीते 7 बरस के भीतर में, यानी 3 खर्च, पॉलिटिशियंस पे होने वाला खर्च, पॉलिटिशियंस के चलने वाले इंस्टीट्यूशंस पर होने वाला खर्च और इस देश में इलेक्शन पर होने वाला खर्च, इन तीनों खर्चों को अगर मिला दीजिएगा तो इस देश के भीतर में जो लगभग 80 लाख पद खाली पड़े हैं, उन पर भर्ती करके आप उन बच्चों को 10 साल तक वेतन दे सकते हैं। कमाल की चीज है। इस देश में वह शख्स, जो इस देश में वह सिस्टम, इस देश की वह व्यवस्था जो इस देश को कंगाल कर खोखला बना दी और इस देश के भीतर में वही जश्न मना रही है, उसके एवज में इस देश के भीतर में 80 लाख बच्चों को नौकरी मिल सकती है और वो पदों पर बैठकर 10 साल तक वेतन भी ले सकते हैं। हमने उसका एक हिस्सा और निकाला, इस दौर में जितने लोग रिटायर्ड होंगे उनकी पेंशन भी उसमें जोड़ दी, तो भी पता चला कि उसके बाद भी कुछ पैसा बचेगा। इतनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर में पैसा खर्च किया जाता है उस पॉलिटिक्स पर, जो पॉलिटिक्स अपने तौर पर इस देश को बेरोजगारी और रोजगार छीनने की परिस्थिति में लाकर खड़ी कर चुकी है। अब जो आखिरी सवाल बार बार हर किसी के सामने आता है कि अगर हमारी इकोनॉमी को संभालने के लिए इस देश की सत्ता के पास कोई विजन नहीं है तो इस देश में इंप्लीमेंट क्या होगा, और अगर विजन है और इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो उस विजन का क्या महत्व होगा। और विजन और इंप्लीमेंट करने की परिस्थिति, यानी पॉलिसी और इंप्लीमेंटेशन दोनों पॉलिटिक्स को ही अगर केंद्र में रखकर काम कर रहा है, और पॉलिटिक्स के केंद्र में अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर या उनकी अपनी ताकत का इजहार हो रहा है, तो फिर इस देश के भीतर में आपको जिंदा क्या तभी रहना होगा या तभी रह पाएंगे जब आप इस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, जो सिस्टम भारत के भीतर में आजादी के बाद से अभी तक कभी नहीं था। आप कहेंगे इमरजेंसी भी आई थी, बार बार आप इसको, कोई भी सवाल करता है हमसे, इमरजेंसी भी आई थी, लेकिन इमरजेंसी के पीरियड में इस देश में जो बेरोजगारी का परसेंटेज था वह तकरीबन 2.5% था। आज नेशनल परसेंटेज लगभग 9% है। उस दौर में जो रोजगार दिए जा रहे थे वह संख्या जो थी तकरीबन 22 लाख थी। इस दौर में जो रोजगार दिए जा रहे हैं वह संख्या तकरीबन 4 लाख है। उस दौर में जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशंस के सवालों पर रोक थी। इस दौर में इंस्टीट्यूशंस ही खत्म हो गए हैं। ये परिस्थितियां नई हैं और ये नया भारत है। इस नए भारत का भविष्य क्या है, जिन्हें भविष्य बनाना है, क्योंकि साइंस बहुत साफ कहता है हर व्यक्ति की उम्र होती है, उसे आखिर में मरना ही है। और हर युवा धीरे धीरे सत्ता संभालने के लिए, पॉलिसी संभालने के लिए प्रोफेशनल्स के तौर पर ये आगे बढ़ेगा ही, लेकिन ये सारी चीज़ें आपकी आंखों के सामने हैं। और इसलिए आखिरी सवाल आप सोच कर सकते हैं, बैठ कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं कि जश्न जो मना रहे हैं इस देश के भीतर में, इस देश की पूंजी पर, उनको हक है या नहीं, यह सवाल बहुत छोटा है। उन्हें सजा क्या दी जाए, यह सवाल आपसे है और शायद हमसे भी है। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों नमस्कार। आज इस बात को आप ही तय कीजिए कि इस देश की पॉलिसी गलत है, यानी नीतियां गलत हैं, या फिर उन नीतियों को लागू करा पाने में सरकार सक्षम नहीं है। आज आप ही तय कीजिए कि इस देश में हर चीज पर पॉलिटिक्स हावी है या फिर चुनावी जीत के लिए ही सरकार जी रही है, उसकी गवर्नेंस चुनावी जीत के लिए ही काम कर रही है। यह आप ही तय कीजिए, क्या वाकई बीजेपी और आरएसएस का विस्तार सरकार के लिए सबसे जरूरी काम है, या फिर इस देश में विचारधारा को बदलने की कवायद में सरकार लग चुकी है। यह दरअसल आप ही को तय करना है कि इस देश में सबसे ज्यादा रोजगार दे पाने की स्थिति में पॉलिटिक्स क्यों आकर खड़ी हो गई है। यह आप ही को आज तय करना है कि इस देश में कॉरपोरेट का नेटवर्थ क्यों बढ़ जाता है
और इस देश के भीतर में देश की इकोनॉमी डामाडोल होते हुए नेगेटिव में क्यों चली जाती है? यह आप ही तय कीजिए कि इस देश के भीतर में सत्ता केंद्रित गवर्नेंस क्यों हो चली है? यह आप ही तय कीजिए कि इस देश के भीतर में जो वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना थी वो झटके में किस तरीके से बाजारवाद और उदारवाद की गिरफ्त में आ चुकी है। यह भी आप ही तय कीजिए कि इस देश में क्या वाकई डेमोक्रेसी को टेक्नोलॉजी ने हड़प लिया है, या फिर इस देश में सारी परिस्थितियां धीरे धीरे सत्ता पर केंद्रित कुछ इस तरीके से होती चली गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चेक एंड बैलेंस की स्थितियां थी वह भी धीरे धीरे धराशायी हो गई। इन सारी परिस्थितियों के साथ एक बात और तय कीजिए, जब आजादी मिली उस वक्त भारत की स्थिति इस देश के भविष्य को लेकर क्या सोचती थी, और आज की तारीख में जब आजादी के 75 बरस मनाने को देश तैयार हो चला है, तब आने वाले भविष्य को लेकर सरकार कुछ सोचती भी है या नहीं सोचती है? ये सारे सवाल हम आपके सामने शुरू में ही रख रहे हैं, और उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद आजादी के बाद यह पहला मौका है जब मौजूदा स्थिति इस देश में बेरोजगारी की इतनी विकट है कि सरकार पदों को भर पाने की स्थिति में नहीं है, सरकार नए पद सृजन कर पाने की स्थिति में नहीं है। अलग अलग विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं, उन रिक्त पदों पर भरने के बाद जो भी वेतन देना पड़ेगा और जो लोग रिटायर होंगे उनको जो पेंशन देनी पड़ेगी, उसकी भी स्थिति सरकार के पास नहीं है। आज बेरोजगारी की जिस दहलीज पर भारत खड़ा है, दुनिया के कम से कम 16 देश ऐसे रहे, बेरोजगारी की इन परिस्थितियों के बाद उन देशों में रेवोल्यूशन हो गया, परिवर्तन हो गया, सत्ता पलट डाली गई। फ्रांसीसी क्रांति भी उनमें से एक थी, जब कहा गया था कि रोटी नहीं है तो फिर केक खाइए। शायद जश्न में डूबे हुए भारत के भीतर का अनूठा सच यही है, यहां पर बेरोजगारी जिस चरम अवस्था में है, उसमें बेरोजगारी दरअसल उस सिस्टम का हिस्सा बन गई है जिस सिस्टम के तहत इस देश में बेरोजगारी दूर करनी थी, रोजगार पैदा करने थे, देश को आगे बढ़ाने की परिस्थिति में लेकर जाना था, इस देश की भूख को खत्म करना था, और शायद आने वाले भविष्य को लेकर देश में जो नई पौध है, नई पीढ़ी है, वह इस देश को किस तरीके से अपने कांधे पर उठाकर और दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ाते चला जाए। ये सारी परिस्थितियां बदल गई हैं क्योंकि देश बेरोजगार है, और बेरोजगारी की हालात आज जो हम लकीर खींचने जा रहे हैं, हो सकता है इस देश के भीतर में कोई भी जागृत नागरिक इस देश की सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा ये कहकर खटखटा दे कि आप सुओ मोटो की स्थिति में क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर में जो सरकारी आंकड़े हैं, जो सरकार के मंत्रालयों के आंकड़े हैं, जो अलग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन CMIE के डाटा जो उसका कहता है, और इस देश में जो NCRB के डाटे हैं, ये सारे डाटा को जब मिलाइएगा और उसको लेकर जो अध्ययन हमारे सामने निकल कर आया है, वो बेहद चौंकाने वाला नहीं है, वो बेहद दर्दनाक है और त्रासदीदायक है। बात इस